हेलो क्लास 8, गुड मॉर्निंग एंड भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप सब क्लास 7 इतने अच्छे से करके क्लास 8 में आ गए हैं। और क्लास 8 में आने के बाद आपका एक्साइटमेंट बहुत बढ़ा हुआ है कि सर क्लास 8 में नया नया चीज़ तो पढ़ने को मिलेगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम पहले प्लानिंग कर ले तो और भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। खास करके जब बात करेंगे मैथमेटिक्स की, क्लास 8 के मैथमेटिक्स की, तो आपका एक्साइटमेंट दोगुना बढ़ जाता है। लेकिन डर भी लगता है कि सर क्लास 8 के मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तो पता ही नहीं है। तो आज मैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स का सिंसियर रिव्यू दे रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ जाओ, ताकि आप साल में मैथ को 2 बार खत्म कर लो। मैं पढ़ाया हूँ सर क्लास 8 वाले को अपने कोचिंग में, और मैंने एक साल में क्लास 8 के मैथ को मैंने 3 बार खत्म किया, इसलिए ताकि हमने पहले ही प्लानिंग कर लिया था कैसे कैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आज ये प्लानिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जो लोग ये समझते हैं ना क्लास 8 का मैथमेटिक्स काफ़ी आसान है, उसमें कुछ है ही नहीं, वो बहुत बेवकूफ़ है, या फिर वो वैसे लोग हैं जिन्होंने कभी ना मैथ को ठीक से पढ़ा ना कभी ठीक से पढ़ाया। मैंने ठीक से पढ़ा भी था, मैंने ठीक से पढ़ाया भी, तो मुझे पता है कि क्लास 8 का मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। जितना भी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है ना, वो सब आपको क्लास 8 में पढ़ना है, ठीक है। साथ में क्लास 9 और 10 में जो कुछ भी आपको पढ़ने को मिलेगा ना, उसका बेसिक्स आपको क्लास 8 में तैयार करना पड़ेगा। तो क्लास 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मजाक वाली बात नहीं है। और मैं आपको यूँ बता दूं, आपके घर के आसपास में आपसे जो बड़े स्टूडेंट्स होंगे, जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, आप कभी अपने मैथ का बुक उनको देना, वो बताएंगे कि अरे यार यही तो मेरे को पढ़ना है। मतलब कि जो लोग 24-25 साल के हो गए ना, वो भी क्लास 8 के मैथमेटिक्स को सही से नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो हम ऐसे प्रिपरेशन कर लें ताकि ये सब कुछ हमको फ्यूचर में काम दे। इसी पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, कौन सा बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, इस पर ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अब अपने मेन स्क्रीन पे। तो अच्छा, आपको मैंने अपने बारे में बताया नहीं। फर्स्ट टाइम जो लोग चैनल मेरे चैनल मतलब मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आई एम उज्जवल झा फ्रॉम बिहार, और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। खास करके मैं वो कंटेंट पढ़ाता हूं, वो कंसेप्ट पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स का, जो नॉर्मली यूट्यूब पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स में कौन कौन से मेन सेक्शंस हैं। तो क्लास 8 के मैथ को हम नॉर्मली 5 सेक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो जो पहला सेक्शन है आपके पास में, ठीक है, जो पहला सेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक। हिंदी में बोलते हैं अंक गणित, क्योंकि इसमें हम लोगों को अंकों के बारे में, उनके कैलकुलेशन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो क्लास 9 में आपको ये सेक्शन बहुत कम मिलेगा। क्लास 9 में अरिथमेटिक बहुत कम है, लेकिन क्लास 8 में अरिथमेटिक बहुत ज़्यादा है, और अरिथमेटिक का यूज हमारे डेली लाइफ में होता है। तो अरिथमेटिक में आखिर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, पहले आप ये जान लीजिए। हम जरा सा पूछना क्लास 8 के बच्चों से कि अरिथमेटिक क्या होता है, उनको पता ही नहीं अरिथमेटिक क्या होता है, जबकि आपको अरिथमेटिक ही पढ़ना है बहुत ज़्यादा। तो अरिथमेटिक में सबसे पहले आपको पढ़ना है रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स के बारे में ये आपको क्लास 9 में भी पढ़ने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंट आपको यहाँ पे पढ़ना है, अपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, और क्लास 9 में भी आपको पढ़ना है एक्सपोनेंट, क्लास 10 में भी पढ़ना है एक्सपोनेंट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये आपको फर्स्ट टाइम पढ़ना है क्लास 8 में, ठीक है। हम लोग नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो कैसे क्या होता है, क्या रूल फॉलो करते हैं, क्या सब आउटकम आता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर क्यूब एंड क्यूब रूट, ये सारी जो बातें ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये सब आपको 9-10 में बहुत काम देने वाला है, इसलिए काफ़ी अच्छे से पढ़ना। खास करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत काम आता है ये सब। प्लेइंग विथ नंबर्स, ठीक है, ये काफ़ी मतलब एक तरह का समझो तो पजल टाइप का चैप्टर है, और यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ के। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्लास 8 का मैथ आसान है, लेकिन सही से पढ़ेंगे हम लोग तब। परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज आपको लास्ट टाइम क्लास 8 में ही पढ़ना है, इसके बाद परसेंटेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर आपको तब मिलेगा जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे, बड़े बड़े एग्जाम्स की आप तैयारी करोगे, तो वहाँ पे आपको परसेंटेज फिर से पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आपका बेस अच्छा हो जाता है, तो वहाँ पे आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इसके बाद आपको परसेंटेज पढ़ने को नहीं मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको लास्ट टाइम क्लास 8 में पढ़ने को मिल रहा है, आपने क्लास 7 में ही पढ़ा होगा, लेकिन लास्ट टाइम क्लास 8 में पढ़ना है, फिर 9-10 में ये सब नहीं पढ़ना है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको आपने क्लास 7 में पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो ये भी क्लास 8 तक ही है, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ना है आपको। डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, जैसे आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा रेशियो प्रोपोर्शन, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा सा क्वेश्चन है, और बहुत मजे से हम लोग पढ़ लेंगे। लास्ट में टाइम एंड वर्क, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब अर्थमेटिक में सबसे अच्छा चैप्टर यही है, टाइम एंड वर्क। इससे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं,
और इसमें जितना कुछ भी, जितने भी चैप्टर्स हैं भाई यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, ये सारे चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्लास 8 के बाद ये पढ़ना ही नहीं है। तो हम लोग क्लास 8 में इसको इतने अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। ताकि आप इन सब चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद रखोगे, ठीक है। तो क्लास 8 के मैथमेटिक्स का लगभग 40% जो पार्ट है, ठीक है, लगभग 40% पार्ट की मैं बात कर लूँ, 40% पार्ट आपका अरिथमेटिक ही है, ठीक है। मतलब क्लास समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है ये अरिथमेटिक कि 40% अकेले यही कवर कर लिया, 5 में से एक ही 40% कवर कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग ज्योमेट्री की, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हम लोगों को नंबर्स के कैलकुलेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम लोग कर लेंगे। इसके बाद अलजेब्रा की बात करते हैं, पहले अलजेब्रा, ठीक है। अब ये सारे चैप्टर्स आपके क्लास 8 के बुक में जो एनसीईआरटी का बुक है इसमें इतना चैप्टर नहीं दिया हुआ है, उनमें से खोज के मैंने टॉपिक्स को लिखा है, ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब जैसे कि क्लास 8 का आप जैसे कि आप बुक देखोगे एनसीईआरटी, वहाँ पे एक लिखा हुआ है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में 3-4 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में ही है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है वो, मैंने उसको अलग करके यहाँ पे लिख दिया है। अब हम बात करते हैं अलजेब्रा। तो क्लास 8 का जो अलजेब्रा है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अलजेब्रा क्लास 8 में अच्छे लेवल पे आ गया, अब 9-10 में और भी अच्छे लेवल पे जाने वाला है। तो अगर क्लास 8 का अलजेब्रा वीक रह गया तो 9-10 में अलजेब्रा तो समझ में नहीं आएगा। मैं आप यूँ कह दूँ मैं आपको कि मे भी बच्चा अर्थमेटिक नहीं पढ़ पाता है क्लास 8 में। एक तो बहुत गलत बात है, आपने नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपने अर्थमेटिक नहीं पढ़ा तो आगे मतलब क्लास 9-10 में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अलजेब्रा नहीं पढ़ा तो 9-10 में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसलिए अलजेब्रा वाला जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से पढ़ना, मैंने पढ़ाया भी है, इसलिए मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं अलजेब्रा के, और मैं इस बार भी फिर से पढ़ा दूंगा ठीक है, कुछ अच्छे लेवल का मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो अलजेब्रा में मेनली 3 चैप्टर ही आपको पढ़ने को मिलेगा। एक तो ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपने क्लास 7 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। क्लास 8 में आपको फैक्टराइजेशन पढ़ना है, बिल्कुल नया चीज़ है फैक्टराइजेशन, और इतना इंपॉर्टेंट है कि 9 और 10 पूरा फैक्टराइजेशन पे ही बेस्ड है। 9-10 का जो अलजेब्रा का पोर्शन है वो पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन पे ही बनेगा। तो फैक्टराइजेशन किससे पढ़ेंगे? उज्ज्वल सर से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन जितना कुछ मैंने पढ़ाया है, इतने सारे लोगों ने देखा, कितने सारे लोगों ने सीखा है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फैक्टराइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना, वर्ड वाले प्रॉब्लम्स जो आपको 9-10 में पढ़ने को मिलेगा, 8 में भी पढ़ने को मिलेगा, वो सब लीनियर इक्वेशन से ही सॉल्व होगा। तो जो लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना नहीं जानते हैं, समझो कि मैथमेटिक्स वो अच्छे से नहीं जानते हैं। क्योंकि मैथ में जब भी अननोन क्वांटिटी फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। जब यही नहीं पढ़ेंगे तो कैसे फाइंड कर पाएंगे? मैथ में सब कुछ अननोन ही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो 3 चैप्टर है, इसको मैं 20% के आसपास, 20% नहीं, इसको मैं 15% का कवरेज दे देता हूँ। ये 15% पार्ट कवर करता है आपके पूरे मैथमेटिक्स का अलजेब्रा। अब इसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ज्योमेट्री, ठीक है। ये आपको 9 और 10 में बहुत हेल्पफुल होगा अलजेब्रा, 9-10 के लिए। ये 9-10 में यहाँ पे आपको कुछ भी पढ़ने को 9-10 में नहीं मिलेगा। थोड़ा सा एक्सपोनेंट और ये 2 चीज़ जो है ये आपको 9-10 में पढ़ने को मिलेगा, बाकी कुछ भी 9-10 में नहीं मिलेगा। बस इन सब का थोड़ा थोड़ा यूज़ है, बस थोड़ा थोड़ा यूज़ है। अब ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री का पोर्शन भाई एकदम मतलब समझ जाओ कि ज्योमेट्री जो क्लास 7 में थोड़ा बहुत ही पढ़ना था, क्लास 8 में अभी ज्योमेट्री के 5 चैप्टर्स मिलेंगे हमको, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। क्लास 9-10 के लिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 और 10 के लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पढ़ा तो क्लास 9-10 का ज्योमेट्री गया, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना ज्योमेट्री। यहाँ पे ज्योमेट्री के सेक्शन में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? पॉलीगन्स, ठीक है। पॉलीगन्स मतलब शेप्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, ठीक है, पैरेललोग्राम के बारे में, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। हमने क्लास 7 में पढ़ा था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, और आपको इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक अलग ही चैप्टर है, ठीक है। तो ये क्लास 10 में बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, क्लास 10 में। तो अगर हम 8 में पढ़ लेते हैं ना, तो 8 वाली बातें क्लास 10 में बहुत काम आएंगी। तो इन सारे चैप्टर्स को, ठीक है, मैं अच्छे से डील कर दूंगा। आप ये मत टेंशन करो कि आप ये चैप्टर्स में कैसे पढ़ूंगा, अच्छे से कैसे पढ़ूंगा, क्योंकि हर जगह अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। बस थोड़ा बहुत करके समय पास करके अपना आपका सिलेबस खत्म कर दिया गया। आपको लगा कि मैंने तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन सच बात ये है कि आपने पूरा नहीं पढ़ा, ठीक है।
क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पूरा कितना होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा मैंने पूरा पढ़ लिया। तो डोंट वरी, ठीक है। जब भी आपके साथ कहीं पे चीटिंग हो तो आप मेरे पास आना, आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मेरे से आप मैसेज करके पूछ लेना कैसे क्या पढ़ना है, मैं आपको बता दूंगा। तो ये पोर्शन ज्योमेट्री का पोर्शन बहुत अच्छा है भाई। मैं इसको भी 15% के आसपास, या मैं इसको 20% के आसपास कवरेज दे देता हूँ। ये लगभग 20%, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, खास करके 19 के लिए। तो इतना परसेंट पार्ट आपका ये कवर करता है ज्योमेट्री का सेक्शन, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में बहुत कम है। मैं और भी जितने भी बुक्स हैं, मैं पहले बुक के बारे में ही बताऊंगा आपको, सारे बुक्स से मिला के मैं आपको इन सारे कंटेंट को पढ़ा दूंगा। इसके बाद आता है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, मेंसुरेशन में 3 चैप्टर आपके पास में होगा क्लास 8 की बुक में। एक एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 डायमेंशनल फिगर एंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो इन तीनों चैप्टर में ये जो चैप्टर है ना आपका, ये चैप्टर, ये 9 एंड 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप 8 का ये पूरा पढ़ लेते हो, 8 का, ठीक है, तो 9-10 में आपको लगभग समझो कि 70% आपने ऑलरेडी यहाँ पे 8 में ही पढ़ना है। तो इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ना, मैंने पढ़ाया भी है, मैं फिर से पढ़ा दूंगा। बात रही एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम जैसे रेक्टेंगल होता है, ट्रेपीजियम होता है, एक खास तरह का फिगर है, इसके एरिया के बारे में पढ़ना है, काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है इसमें। और 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ना है, जो फिगर जिनमें 3 डायमेंशन होता है, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब है, तो ये सब पढ़ना है। तो मेंसुरेशन में बहुत ज़्यादा नहीं है, मेंसुरेशन का कवरेज में दे देता हूँ आपको, कितना दे दूँ मैं, 15% के आसपास में दे देता हूँ इसको भी, ठीक है। इसको भी मैं 15% का कवरेज देता हूँ, ये 15% पार्ट आपका कवर करता है। और लास्ट में बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। तो ये चीज़ तो भाई आपको क्लास 9-10 में भी पढ़ने को मिलेगा, एकदम पढ़ने को मिलेगा। सिर्फ डाटा हैंडलिंग नहीं है 9-10 में डाटा हैंडलिंग नहीं है, बाकी लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ, ये भी नहीं है आपको 9-10 में, लेकिन ये 2 चीज़ जो है ये 9-10 में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो खास करके हम लोग 8 के लिए तो पढ़ेंगे ही, 9-10 को भी फोकस करके रखेंगे। तो डाटा हैंडलिंग आपने क्लास 7 में थोड़ा सा पढ़ा होगा, और लाइन ग्राफ आपने क्लास 7 में ही पढ़ा होगा, तो उससे थोड़ा सा बस डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं, और कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये काफ़ी आसान होता है, अगर बढ़िया से समझ गया तो पूरा का पूरा बन जाएगा। पाई चार्ट आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, सॉरी, पाई चार्ट आपको नहीं पढ़ना है, पाई चार्ट क्लास 9-10 में नहीं पढ़ना है, पाई चार्ट आपको सिर्फ क्लास 8 तक ही पढ़ना है। तो ये 3 चैप्टर 8 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर 9 के लिए काफ़ी, प्रोबेबिलिटी आपको 9 में पढ़ने को मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो डाटा हैंडलिंग वही मीन मीडियन मोड मिलता है, ये 9-10 में थोड़ा क्लास 8 का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 9-10 में हमको डाटा हैंडलिंग में ही कुछ अलग चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 10% पार्ट आपका कवर करेगा, ऐसे आपका 100% का ये कवरेज पूरा देख सकते हो कि 40% अर्थमेटिक, 20% ज्योमेट्री, 15% अलजेब्रा, 15% मेंसुरेशन और 10% आपका स्टैटिक्स पढ़ने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इन सब को आप पढ़ने के लिए हमारे पास क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, ये बात भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं कह दूँ कि अच्छे से आप पढ़ोगे तो जितना भी चैप्टर है, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हो, चाहे आर्ट्स वाला बुक से पढ़ते हो, चाहे आप एमएल अग्रवाल के बुक से पढ़ते हो, चाहे एस चांद के बुक से पढ़ते हो, बुक कोई भी है मेरे को मतलब नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो साल में 2 बार कम से कम ये बुक खत्म ही होगा ही, श्योर खत्म होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो स्टूडेंट को पढ़ाया है, तो क्लास 8 के मैथ का पूरा बुक मैंने 1 साल में 3 बार खत्म कर दिया, क्योंकि उनका सिलेबस 4-5 महीने में ही पूरा खत्म हो गया था, ठीक है। तो बाकी टाइम में जो बचा हुआ था उनमें फिर से उन्होंने पढ़ा, और मैंने 3 बार खत्म किया। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 8 का मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे से पढ़ा जाए तो सबका सब आसान है। तो हम इन सारे चीज़ों को 5 से 6 महीने में पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे अपने चैनल उज्ज्वल मैथ्स पे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बुक्स कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। मैंने ज़्यादा बुक्स की बात नहीं करी है, मैंने सिर्फ 4 बुक मैं यहाँ पर लिखा। एक तो एनसीईआरटी का बुक जो आपके स्कूल में चलता है, एनसीईआरटी का बुक कहाँ चलता है भाई, स्कूल्स में, ये स्कूल में चलता है। इसलिए चलता है स्कूल में क्योंकि स्कूल वाले एनसीईआरटी में एक्चुअली कंटेंट कम है, ठीक है, ये लेस इन कंटेंट है, लेस कंटेंट, यह कंटेंट बहुत कम है। तो मैथमेटिक्स को सीखने के लिए कंटेंट होना चाहिए। अगर आपको पेट भरना है तो खाना तो चाहिए ना आपके पेट के हिसाब से, बात समझ रहे हो। अब एक छोटा सा बच्चा है, छोटे बच्चे को अगर आप 1 रोटी भी खिला दें तो उसका पेट भर जाएगा, लेकिन जो हम लोग अब एडल्ट हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो हम लोग कम से कम 4 रोटी तो चाहिए, मिनिमम 4 रोटी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट बहुत कम है, आपके हिसाब से यहाँ पे कंटेंट बहुत कम है। स्कूल में क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे कामकाज होते हैं, बहुत सारी छुट्टियाँ होती है, तो वहाँ पे ये सारे बुक्स खत्म नहीं होते हैं। तो स्कूल फोकस करता है एनसीईआरटी पे,
तो आप स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ लेना, कोई नहीं, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा और आर एस अग्रवाल की बुक भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि आर एस अग्रवाल का किताब जो है ना काफ़ी अच्छा बुक है, काफ़ी अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, बेसिक कंटेंट भी है, जो लोग स्टार्टिंग से शुरू करते हैं वो, मीडियम लेवल का कंटेंट भी है और हाई लेवल का कंटेंट भी है। तो मैं आपको ये 2 बुक मैं करा दूंगा, आर एस अग्रवाल का और एनसीईआरटी का, ठीक है। ये दो बुक मेरे लिए छोड़ दो आप। आर डी शर्मा का बुक बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं क्लास 8 में, अच्छी बात है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे आर डी शर्मा में, कि आर डी शर्मा में लगभग 30% जो कंटेंट है ना, 30% कंटेंट ये 9th का कंटेंट है, 30% कंटेंट 9th का कंटेंट है। तो एक्चुअली अगर आप चाहते हो कि हम क्लास मतलब हम वीडियोस देख के, क्योंकि स्कूल में आर डी शर्मा चलता नहीं है, कोचिंग में आर डी शर्मा चलता नहीं है, तो अगर आप डिपेंडेंट हो कि मैं वीडियोस वगैरह देख के यूट्यूब से मैं कंप्लीट कर लूँगा, कर सकते हो, तो इसके लिए आपको क्लास 9 का वीडियो भी देखना पड़ेगा क्लास 8 के लिए, क्योंकि इसमें 9, 10 दोनों का 9 और 8 दोनों का कंटेंट, ये 9th का भी है, 70% आपको क्लास 8 का मिलेगा, ठीक है, और 30% क्लास 9 का मिलेगा। तो ये दोनों आपको करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हो तो मैं नहीं कहता कि आप आर डी शर्मा पढ़ ही लो, क्योंकि जितना कुछ आप यहाँ पे पढ़ोगे अभी क्लास 8 में, वो फिर क्लास 9 के आर एस अग्रवाल की बुक में आपको आर डी शर्मा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो ज़्यादा हेक्टिक बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास में और भी सब्जेक्ट्स हैं भाई, इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस की बुक्स हैं, ठीक है, एसएसटी की बुक्स हैं, तो उन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि वो सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप आर डी शर्मा पढ़ो, पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो। एम एल अग्रवाल की जो बुक है ये आईसीएसई बोर्ड की बुक है, तो बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट मिलता रहता है यूट्यूब पे कि सर आप एम एल अग्रवाल की बुक से क्यों नहीं पढ़ाते। तो आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, और एक्चुअली जो कंटेंट एनसीईआरटी और आर की बुक में दिया हुआ है, यही सारे कंटेंट तो यहाँ भी मिलेगा आपको, क्योंकि क्लास 8 का सिलेबस फिक्स है, उस पर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास 8 में जितना कुछ पढ़ना है, जितने सारे चैप्टर्स हैं, इतना ही चैप्टर किसी भी बुक में मिलेगा। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं जब भी कंटेंट बताता हूं तो मैं इस लेवल का कंटेंट बताता हूं ताकि आप आसान भी बना सकते हैं, डिफिकल्ट भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मेरे वीडियोस को आप फॉलो करें तो लगभग सारे बुक्स आपको अच्छे से बन जाएंगे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है रहेगा। तो इन दोनों बुक आप मेरे लिए छोड़ दो, बाकी इन सब का कंटेंट भी मैं आपको बताता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्लास 8 के लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो क्लास 8 के लिए जो टाइम टेबल मैंने ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, ये सेल्फ स्टडी प्लानिंग है, ये सेल्फ स्टडी का प्लानिंग है, ये ओवरऑल प्लानिंग नहीं है। तो यहाँ पे 2 तरह से मैंने बताया कंटेंट बना के प्लानिंग करके, कि एक जो लोग कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, जो कोचिंग पढ़ भी रहे हैं अभी, ठीक है, और दूसरा जो लोग कोचिंग नहीं करना चाहते, जो सिर्फ स्कूल पर डिपेंडेंट है। तो अगर आप कहीं कोचिंग करना चाहते हैं, कोचिंग कर रहे हो कहीं भी, तो ऐसा नहीं है मैं आपको कह दूं कि भाई आप पढ़ लो, 12 घंटा पढ़ लो, 10 घंटा पढ़ लो, ये बातें सिर्फ बोलने के लिए आसान है, करने के लिए आसान नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली जितना बच्चा पढ़ पाता है मैं उतना ही शेड्यूल दे रहा हूँ। मैं आपको कह दूं कि आप 6 घंटा सेल्फ स्टडी करो, 10 दिन करो, बीमार पड़ जाओगे, या फिर आपको पढ़ने फिर मन ही नहीं लगेगा। तो इतना ही पढ़ें जितने को अच्छे से हम सीख लें और पढ़ने में इंटरेस्ट भी रहे। तो जो लोग कोचिंग करते हैं उनके लिए सेल्फ स्टडी के लिए 3.5 घंटा चाहिए, 3.5 आवर्स, ठीक है। अब मैं लिखने के लिए 6 घंटा लिख सकता था, लेकिन मुझे पता है कि वो कोई फॉलो नहीं करेगा, मैंने वो दिया जो तुम फॉलो कर सको। तो 3.5 घंटे में क्या प्लानिंग करना है भाई, 1 घंटा तो मैथ के लिए आपको निकालना ही है, क्योंकि मैथ आप स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं। तो आप सेल्फ स्टडी के लिए 1 घंटा मैथ पढ़ लो, 1 घंटा साइंस को भी देना पड़ेगा, क्योंकि साइंस का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 9-10 में आपको क्लास 8 का साइंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सोशल स्टडीज आप स्कूल में भी पढ़ते हो, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली मेनली क्या है, कहानियाँ होती हैं सोशल स्टडीज़ में। अगर आप गौर से सुनो, दिमाग लगा के, ध्यान लगा के, तो सोशल स्टडीज़ आप स्कूल में क्लियर कर सकते हो। और उसको रिवाइज करने के लिए घर पे 30 मिनट का समय चाहिए आपको, रिवाइज करने के लिए सिर्फ, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली बात नहीं है। क्वेश्चंस होते हैं तो वो बस बुक से आपको उसका आंसर लिखना है, कुछ सोच के लिखना है, वहाँ पे कंसेप्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो सोशल स्टडी 30 मिनट काफ़ी है मेरे लिए, पर डे पढ़ो तो 30 मिनट काफ़ी है। हिंदी और इंग्लिश के लिए 30 मिनट काफ़ी है। तो ये 3.5 घंटे का प्लानिंग है उन लोगों के लिए जो पढ़ते हैं कोचिंग। जो लोग कोचिंग में सिर्फ स्कूल पढ़ते हैं, तो स्कूल वाले के लिए 4 घंटे का आप प्लानिंग करके रखो, ठीक है। 4 घंटे में 1.5 घंटा आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, ये पर डे का प्लानिंग है। पर डे आपको 1.5 घंटा मैथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब चाहो 1 घंटा ही पढ़, लेकिन मैंने क्या कहा कि साल में कम से कम 2 बार मैथ को खत्म करना है, तो आपको 1.5 घंटा मैथ पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटा साइंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये सारे सेम टू सेम रहेंगे, 30-30 मिनट करके आप एसएसटी हिंदी और इंग्लिश पढ़ लो, तो इतना काफ़ी है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो भी प्लानिंग था, जैसे आपको पढ़ना चाहिए पूरे साल ताकि आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहे, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से आप समझ सको, आप कंटेंट क्लियर कर सको, पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो सके, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रिव्यू में आप मतलब आप थोड़ा सिंसियरली देखना कि जो कुछ भी आपको पढ़ना था वो मैंने बता दिया है, अब फॉलो आपको करना है, ठीक है। मैं हर जगह आपके साथ रहूँगा, जहाँ भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको, वैसे ही बहुत सारे लोगों के पास में तो लगभग यूट्यूब से मेरे को लगभग 10,000 मैसेज आता है, ठीक है, आ चुका है अभी तक, और लगभग ऐसे 10,000 लोग हैं जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो वो लोग कभी कभी कॉल करके मुझसे पूछते रहते हैं, ऐसे भी कमेंट करते रहते हैं, मैं उनको रिप्लाई करता रहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट का जब तक मदद नहीं करेंगे हम टीचर्स मिलके, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो और फालतू जो वीडियोज़ हैं वो आपको नहीं देखना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको डीमोटिवेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कोई आपको कहे कि 6 घंटा पढ़ो, आप सेल्फ स्टडी 6 घंटा करो। भाई बच्चे हैं क्लास 8 के, उनको खेलने का भी समय चाहिए। अभी तो बूढ़े तो नहीं हो गए हो तुम, तो खेलने का समय चाहिए तुमको। अब मैं कह दूं कि इतना ना पढ़ लो कि तुमको पढ़ाई से तुम्हारा मन ही भर जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इतना ही पढ़ना है जितना हम अच्छे से समझ सकें, और जितना मैंने बताया ना, ये 3.5 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए काफ़ी है। तुम साल में 2 बार सिलेबस खत्म करोगे, ठीक है। जैसे मैंने कह रहा हूँ वैसे काम करो, साल में 2 बार सिलेबस खत्म करोगे, और खत्म होगा भी। तो यहाँ पे वीडियो को हम खत्म करते हैं भाई, ठीक है। कैसा लगा आपको ये रिव्यू बताना कमेंट करके, और ये रिव्यू आप क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सबको आप भेज दो, क्योंकि जब तक हम प्लानिंग करके नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सही से नहीं। 6 महीने के बाद पता चलता है भाई हमने प्लानिंग किया नहीं, सब कुछ चौपट हो गया। अब 6 महीने के बाद जो तुम प्लानिंग करोगे तो ना घड़ का रहा ना घाट का रहा, इसलिए अभी प्लानिंग कर लें। तो ये प्लानिंग सारे स्टूडेंट तक आप पहुँचा दो। चलो अब क्लास 8 का जो सिलेबस है हम लोग अपने चैनल पे भी स्टार्ट कर रहे हैं, और एक एक कंटेंट मैं आपको बता दूंगा। सो डोंट वरी, क्लास 8 कैसे पढ़ें, जो कुछ मैंने आपको बताया इसको फॉलो करो, और बाकी चीज़ आप मेरे पे छोड़ दो। मेहनत आपको करना पड़ेगा, मैं आपके हेल्प के लिए तैयार हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।